दोस्तों आज हम बात करेंगे इंग्लिश इन इंडिया की। आपको बताऊंगा कि इंग्लिश कैसे हिंदुस्तान में आई और इतनी बड़ी लैंग्वेज बन गई। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा आज की वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस सब की शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया था ताकि बिजनेस को किया जा सके, ट्रेड को किया जा सके। ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्बिशन बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड से पॉलिटिक्स के ऊपर आ गई और एक मेजर रूलिंग पावर बन गई। अब जब मेजर रूलिंग पावर बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी, तो सब कुछ उसके अंडर आ गया, एजुकेशन भी उसके अंडर आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का ये एम था कि वो हिंदुस्तानियों को क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट करे। ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़रों में हिंदुस्तानी जंगली थे, अनसिविलाइज थे, तो उनको सिविलाइज करने के लिए अंग्रेज़ी सिखाई जाए, वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए। तो इस तरह से इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत होती है इंडिया में। इंग्लिश को फैलाने में सबसे बड़ा काम स्टार्टिंग में किया था मिशनरीज़ ने। मिशनरीज़ कौन होते हैं? मिशनरीज़ होते हैं धर्म का प्रचार करने वाले। मिशनरीज़ को अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है ताकि वो लोगों को अपने धर्म के बारे में बता सकें, अपने रिलीजन के बारे में समझा सकें। अभी इसके ऊपर हम बात करेंगे, पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूँ। देखिए, जब ये डिसाइड हुआ कि हम हिंदुस्तानियों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएंगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी दो ग्रुप्स बन गए। ईस्ट इंडिया कंपनी भी दो टुकड़ों में डिवाइड हो गई। एक थे ओरिएंटलिस्ट और दूसरे थे एंग्लिसिस्ट। ओरिएंटलिस्ट का ये मानना था कि इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में नहीं लेकर आनी चाहिए। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिएंटलिस्ट का मानना था कि इंडियन हिस्ट्री जो है ना, यहाँ के जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं, इतनी रिच हिस्ट्री रही है इंडिया की और बहुत सारी किताबें हैं, यहाँ पर लिटरेचर है, तो उसी को पढ़ाओ। बाहर से वेस्टर्न एजुकेशन लाने की क्या ज़रूरत है? जो यहाँ की एजुकेशन है, यहाँ की लैंग्वेज है, उसे ही सिखाओ। ओरिएंटलिस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं, जैसे विलियम जोन्स, सर थॉमस मुनरो। ये लोग बहुत इम्प्रेस थे इंडियन कल्चर से। विलियम जोन्स मानते थे कि संस्कृत जो है ना, वो मदर है सभी लैंग्वेजेस की। यहाँ तक कि ग्रीक और लैटिन जैसी पुरानी लैंग्वेजेस भी संस्कृत से बाहर निकली हैं, ऐसा मानना था विलियम जोन्स का। तो ओरिएंटलिस्ट इंडियन कल्चर से बड़ा इन्फ्लुएंस थे और वो चाहते थे कि इंडियन एजुकेशन को ही दिया जाए यहाँ के लोगों को। वेस्टर्न एजुकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ब्रिटिशर्स की जो मेजॉरिटी थी वो इन लोगों को पसंद नहीं करती थी। ब्रिटिशर्स सोचते थे कि ये लोग हमारे भाई होकर हिंदुस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं, अंग्रेज़ होकर हिंदुस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं। ओरिएंटलिस्ट को अच्छा नहीं समझते थे। विलियम जोन्स ने तो रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी को भी इस्टेब्लिश किया था 1784 में, और मोटिव यही था कि इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जाए, इंडियन लैंग्वेजेस को सिखाया जाए, जैसे संस्कृत, पर्शियन। अच्छा, पर्शियन उस ज़माने में बहुत बड़ी लैंग्वेज हुआ करती थी। आज तो पर्शियन डेड हो चुकी है इंडिया में, लेकिन पहले ज़माने में पर्शियन की बहुत वैल्यू हुआ करती थी, और वैल्यू थी मुगल्स की वजह से। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बदला, मुगल्स गए और अंग्रेज़ आए, इसलिए पर्शियन भी धीरे धीरे चली गई। और पर्शियन की जगह किसने ली? पर्शियन की जगह ली इंग्लिश ने। अब ये एंग्लिसिस्ट कौन थे? एंग्लिसिस्ट वो लोग थे जो चाहते थे कि इंडिया में वेस्टर्न कल्चर को इंट्रोड्यूस किया जाए, हिंदुस्तानियों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाए। एंग्लिसिस्ट का मानना था कि हिंदुस्तानी सिविलाइज्ड नहीं है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, कोई भी किताब ऐसी नहीं है जिसे पढ़ाया जा सके, सिखाया जा सके, बड़े जंगली लोग हैं ये तो, ऐसा मानना था एंग्लिसिस्ट का। द ट्रैवल्स ऑफ दीन महमूद नाम करके एक बुक थी, इसके राइटर का नाम था दीन मोहम्मद, और पहली बुक थी ये जिसे एक इंडियन ने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था, और 1794 में पब्लिश किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। और इस बुक के बारे में क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? क्योंकि इस बुक में इंडियन पॉलिटिक्स को बताया गया है। देखो, उस टाइम क्या था, इंडिया में थोड़े बहुत मुग़ल थे, हालांकि पावर में कोई ख़ास नहीं थे, लेकिन थे। और कुछ हिंदू मर्चेंट्स भी थे जिनके पास छोटे छोटे इलाके थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी भी हिंदुस्तान में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। 1757 में द बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, सिराजुद्दीन दौला को हरा दिया था अंग्रेज़ों ने। बंगाल का आखिरी नवाब था सिराजुद्दीन दौला।
हालांकि सिराजुद्दीन दौला के पास 50,000 सोल्जर्स थे, 40 से ज़्यादा तोपें और दुनिया भर के घोड़े हाथी थे, और दूसरी तरफ एक अंग्रेज़ खड़ा था, रॉबर्ट क्लाइव, जिसके पास सिर्फ 3,000 सोल्जर्स थे। और रॉबर्ट क्लाइव ने 3,000 सोल्जर्स से सिराजुद्दीन दौला के 50,000 सोल्जर्स को मात दे दी थी। बड़ा चालाक इंसान था, इसकी टेक्निक बड़ी ज़बरदस्त थी। और रॉबर्ट क्लाइव भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर है वेस्टर्नाइजेशन को इंडिया में लाने के लिए। इसके बाद हुआ था बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, जहां पर दोबारा से ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। मीर कासिम को हराया था, बंगाल का नवाब था। तो कहने का ये मतलब है कि इंडिया की पॉलिटिक्स बदल रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी पावर में आ रही थी। और इस बदलती पॉलिटिक्स को द ट्रैवल्स ऑफ दीन महमूद बुक में बताया गया है। अब अंग्रेज़ पावर में आने लगे तो उन्हें लगा कि हिंदुस्तानी तो बड़े जंगली हैं, इन्हें तो सिविलाइज करना पड़ेगा हमें, और सिविलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से आ सकता है। तो अंग्रेज़ों ने पहले ओरिएंटल एजुकेशन को प्रमोट किया। ओरिएंटलिस्ट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। ओरिएंटल एजुकेशन में इंडियन एजुकेशन को प्रमोट किया गया, जो यहाँ का क्लासिकल कल्चर था, लैंग्वेजेस थी, उनको पढ़ाया जाता था। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने इस दौरान प्रिंटिंग प्रेस को भी प्रमोट किया था, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एजुकेट करने के लिए लाखों किताबें चाहिए, और किताबें चाहिए लाखों, तो फिर प्रिंटिंग प्रेस भी चाहिए। तो प्रिंटिंग प्रेस को बनाया गया, प्रमोट किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्टिंग में कहा, ठीक है, इनकी जो पुरानी किताबें चलती हुई आ रही हैं उन्हीं को पढ़ाओ। फ़िलहाल जो पुरानी किताबें चलती हुई आ रही हैं उन्हीं से पढ़ाओ, जो संस्कृत, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ में लिखी गई किताबें हैं, सालों से पढ़ाई जा रही हैं, उन्हीं किताबों को पढ़ाओ। और ये लो 1,00,000 रुपया ग्रांट किया जाता है पूरे इंडिया को पढ़ाने के लिए सालाना। हंसी आ रही होगी आपको, सिर्फ 1,00,000 रुपया पूरे साल का, वो भी इतने बड़े देश को पढ़ाने का। वैसे 1,00,000 रुपये की वैल्यू उस ज़माने में बड़ी थी। बहरहाल इस दौरान मिशनरी स्कूल्स को भी इस्टेब्लिश किया गया, और चेन्नई, बॉम्बे, कलकत्ता जैसे शहरों में मिशनरी स्कूल्स को बनाया गया ताकि रिलीजन को प्रमोट किया जा सके। बात आ रही है समझ में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले ओरिएंटल एजुकेशन देने का फैसला किया कि जो एजुकेशन पहले से चलती हुई आ रही है उसी को दो, यहाँ की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उन्हीं लैंग्वेजेस में पढ़ाओ। और मिशनरी स्कूल्स को बनाया गया। और इसके अलावा क्या हुआ, प्राइवेट स्कूल शुरू किए गए जो इंग्लिश एजुकेशन देने लगे। इंग्लिश की एक ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश सभी लैंग्वेजेस के वर्ड्स को बोरो करने लगती है। मैंने 1 या 2 साल पहले एक वीडियो अपलोड करी थी, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश दुनिया की सबसे बड़ी लैंग्वेज कैसे बनी। बहुत सारी लैंग्वेजेस से मिलकर इंग्लिश को बनाया गया है। इसमें फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, दुनिया भर की लैंग्वेजेस मिक्स्ड हैं। तो जब इंग्लिश इंडिया में फैलनी शुरू हुई तो उसने यहाँ की लैंग्वेजेस के वर्ड्स को भी बोरो करना शुरू कर दिया। देखो, अफ्रीका में अगर आप जाओगे तो वहाँ की इंग्लिश आपको थोड़ी अलग मिलेगी। अमेरिकन इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। और इसी तरह इंडिया में इंडियनाइजेशन हो रहा था इंग्लिश लैंग्वेज का। हिंदुस्तानियों ने इंग्लिश को अपनी सहूलियत के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करना शुरू कर दिया, और इंग्लिश पर इंडियन इन्फ्लुएंस आना शुरू हो गया। एक बहुत फेमस बुक है, नाम नोट कर लेना इस बुक का, जी सुब्बा राव's इंडियन वर्ड्स इन इंग्लिश। इस बुक में इन्होंने इंडियन वर्ड्स की एक लिस्ट दी है जो इंग्लिश लैंग्वेज में एंटर हुए हैं, जैसे फ़कीर, गुरु, हकीम, इमाम, जैगरी, महाराजास, नवाब, परिया, शॉल, टॉटी, योगी, ज़मींदार। और जब इंडियनाइजेशन हुआ ना इंग्लिश का, तो फिर एंग्लो इंडियन लिटरेचर की भी शुरुआत हो गई। एंग्लो इंडियन लिटरेचर मतलब जो राइटर्स हैं वो हैं तो इंडियन, लेकिन वो इंडियन राइटर्स इंग्लिश लैंग्वेज में अपने वर्क्स को लिखने लगे, और उसको कहा गया एंग्लो इंडियन लिटरेचर। राइटर तो हिंदुस्तानी है लेकिन लैंग्वेज इंग्लिश है। हाथ के हाथ नोट्स बनाते चलो। जो फर्स्ट स्टडी है एंग्लो इंडियन लिटरेचर की वो है अ स्केच ऑफ एंग्लो इंडियन लिटरेचर बाय एडवर्ड फर्ली ओडन। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना। और इंडिया में फर्स्ट वर्नैकुलर प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश हुआ था 1778 में कलकत्ता में। वर्नैकुलर मतलब लोकल लैंग्वेजेस जो होती हैं, हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु। हिंदी वैसे उस ज़माने में हिंदुस्तानी बोलते थे उसको, हिंदी नहीं थी, हिंदुस्तानी थी।
इसके बाद 1780 में फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर आया, हिकीज़ बंगाल गैजेट। 1800 में मिशनरीज़ ने भी एक प्रेस को इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था सेरमपुर मिशन प्रेस। सेरमपुर मिशन प्रेस मिशनरीज़ ने खोला था 1800 में। दोस्तों 1813 में आया चार्टर एक्ट। 1813 चार्टर एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहा जाता है, और इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार ने लगाम लगा दी थी। अब इंडिया की एजुकेशन ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में आ गई थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ नाउ इन चार्ज ऑफ एजुकेशन। 1817 में हिंदू कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया था राजा राम मोहन रॉय ने। अब 1818 में क्या हुआ, टेक्स्ट बुक कल्चर स्टार्ट हुआ जो अभी तक चल रहा है। 2021 में भी टेक्स्ट बुक कल्चर चल रहा है जो 1818 में शुरू हुआ था। 1818 में बुक्स को प्रिंट किया गया और उन बुक्स को पढ़ो आप, एक सिलेबस आपको दिया जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स को पढ़ो और फिर आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम पास करोगे तो डिग्री मिलेगी, और इस कल्चर को आज तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, 1818 से पहले ये कल्चर नहीं था। 1818 से पहले जो एग्ज़ाम्स लिए जाते थे वो या तो ओरल थे या फिर डिस्कशन से पता लगाया जाता था कि कैंडिडेट को कितनी नॉलेज है। लेकिन 1818 के बाद सिलेबस आया, रिटन एग्ज़ाम आए, टेक्स्ट बुक आई। अब दोस्तों ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट, इन दोनों की आपस में लड़ाई चलती हुई आ रही थी। ओरिएंटलिस्ट कहते हैं कि इंडिया में इंडियन एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, यहाँ के कल्चर, यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ की बुक्स को पढ़ाया जाए। लेकिन एंग्लिसिस्ट का मानना था कि इंडियन बुक्स में कुछ नहीं रखा सिखाने के लिए, इसलिए हमें वेस्टर्न कल्चर को लाना पड़ेगा। एंग्लिसिस्ट का मानना था कि जितनी भी बढ़िया किताबें लिखी गई हैं दुनिया भर में, वो या तो इंग्लिश में लिखी गई हैं या फिर उन किताबों की ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज में है। इनका मानना था कि अगर अच्छी नॉलेज लेनी है तो इंग्लिश को सीखना पड़ेगा। और ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट के डिस्प्यूट को ख़त्म करता है मैकॉले नाम का एक इंसान। मैकॉले को कहा जाता है द फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। अगर मैकॉले इंडिया में नहीं आता तो शायद इंग्लिश आज इतनी बड़ी लैंग्वेज नहीं होती इंडिया में। मैकॉले हिंदुस्तानियों से भयंकर नफरत करता था। उस ज़माने में मैकॉले लीगल एडवाइज़र था सुप्रीम काउंसिल इंडिया में। आपकी स्क्रीन के ऊपर जनाब की फ़ोटो आ रही है। मैकॉले के वर्क्स को जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि किसी सनखी राइटर ने कुछ लिखा है। इनका राइटिंग स्टाइल बड़ा एग्रेसिव था। भाई साहब ने इंडियन एजुकेशन पर कहा था, अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। कहता है कि इंडिया और अरेबिया में सालों में जितना लिटरेचर, किताबें लिखी गई हैं वो सब बेकार है। इस बेकार टेक्स्ट को पढ़ने के बजाय अगर चंद अच्छी अंग्रेज़ी किताबों को पढ़ लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब हमारे जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं, हज़ारों साल पुराने, वो सब एक साइड में रखो और चंद अंग्रेज़ी किताबें एक साइड रखो, और बेहतर है कि चंद अंग्रेज़ी किताबों को पढ़ लिया जाए। मैकॉले कहता है कि ओरिएंटल लर्निंग के ऊपर पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, क्यों बेकार कर रहे हो। अगर तुम्हें हिंदुस्तानियों पर पैसा खर्च करना ही है, तुमने ठान लिया है कि हिंदुस्तानियों को तुम्हें एजुकेशन देनी है, तो फिर इन्हें मॉडर्न एजुकेशन दो। कम से कम पैसा बर्बाद तो नहीं होगा। अब मॉडर्न एजुकेशन आएगी तो इंग्लिश भी आएगी साथ में, क्योंकि जो मॉडर्न किताबें हैं, जो बढ़िया किताबें हैं, वो इंग्लिश में लिखी गई हैं। जैसे आज भी अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हो, इंजीनियरिंग करते हो, MBBS करते हो या कोई भी बड़ा कोर्स करते हो, तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। तो उसी तरह अगर मॉडर्न एजुकेशन चाहिए तो पहले इंग्लिश को सीखना पड़ेगा। साइंस को समझना है या फ़िलॉसफी को समझना है तो ये सब तो इंग्लिश में ही है। हिंदी, मलयालम, गुजराती में तो ये सब नहीं है। तो पहला रीज़न तो मैकॉले का ये था इंग्लिश को लाने के पीछे कि जो बढ़िया किताबें हैं उसको समझा जा सके, मॉडर्न एजुकेशन को समझा जा सके। दूसरा रीज़न था हिंदुस्तानियों के कल्चर को, उनके टेस्ट को, उनकी वैल्यूज़ को बदलने का। मैकॉले वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करना चाहता था। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट थी, करोड़ों लोगों की पॉपुलेशन रहती है यहाँ पर। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो एक लाला है,
धोती कुर्ता पहनता है, चप्पल पहनता है, नाश्ते में सब्ज़ी कचौरी खाता है, मीठी जलेबी गुड़ खाता है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर को लाने से क्या होगा कि लाला सब्ज़ी कचौरी के साथ में चाय कॉफ़ी पीने लगेगा, चप्पल की जगह बूट पहनेगा, लंगोट की जगह अंडरवियर, धोती की जगह पतलून ले लेगी, कुर्ते की जगह शर्ट पहनेगा। इन शॉर्ट अंग्रेज़ों को कॉपी करने की कोशिश करेगा और इसकी वजह से हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट बन जाएगा और इसका डायरेक्ट फ़ायदा होगा अंग्रेज़ों को, क्योंकि जो गुड्स है ना वो अंग्रेज़ एक्सपोर्ट करेंगे। मैकॉले बड़ा शातिर था, वो 100 साल आगे की सोचता था। मैकॉले जो काम 1835 में करके गया है उसका असर आज आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों 1835 में विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल हुआ करते थे इंडिया के। तो मैकॉले ने विलियम बेंटिक को एक लेटर लिखा जिसमें उसने समझाया कि इंग्लिश को लाना क्यों ज़रूरी है। जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं ना, वो सब बातें उसने अपने लेटर में लिखी थी कि इंडिया में इंग्लिश को लाना क्यों ज़रूरी है। और मैकॉले के इसी लेटर को कहा जाता है मैकॉलेज मिनट 1835, बहुत इम्पॉर्टेंट है। विलियम बेंटिक ने जब मैकॉले के लेटर को पढ़ा तो उसे बहुत पसंद आया और फाइनली विलियम बेंटिक ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 को पास कर दिया और इस कानून के तहत इंग्लिश के फाउंडेशन को रखा गया था इंडिया में। ठीक है दोस्त, मैकॉले ने सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया था कि इंग्लिश को लेकर आओ और फिर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 को लाया गया और इंग्लिश की फाउंडेशन को रखा गया। अब देखिए, कानून को बनाना और इम्प्लीमेंट करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कानून तो लागू कर दिया, लेकिन अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इंग्लिश सिखाएं तो सिखाएं कैसे? तो इन लोगों ने स्टार्टिंग में क्या करा, इंग्लिश को सिर्फ हायर एजुकेशन का मीडियम बनाया। लोअर एजुकेशन पर कोई ख़ास चेंजेस नहीं किए गए। लोअर एजुकेशन को लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाया गया, लेकिन हायर एजुकेशन में इंग्लिश को मीडियम बना दिया। इसके अलावा इंग्लिश को सिखाने के लिए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का सहारा लिया गया। अब ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी? एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान लो एक ब्रिटिशर है जॉन। जॉन ने एक हिंदुस्तानी को अंग्रेज़ी सिखाई। मान लो उस हिंदुस्तानी का नाम है मोहन। तो जॉन मोहन को इंग्लिश सिखा देता है। अब मोहन अपने कॉन्टैक्ट्स में 4 लोगों को इंग्लिश सिखाएगा और फिर वो 4 लोग अपने कॉन्टैक्ट्स में इंग्लिश सिखाएंगे। बात आ गई समझ में? इसमें क्या होता है, एक चेन बनाई जाती है। मैं आपको समझाऊंगा, आप आगे 3 लोगों को समझाओगे, फिर वो 3 लोग आगे 10 को सिखाएंगे, 10 आगे 100 को सिखाएंगे। तो अंग्रेज़ी को सिखाने के लिए इतनी मेहनत क्यों हो रही थी? वो इसलिए हो रही थी क्योंकि वेस्टर्न कल्चर फैलेगा, मैंने आपको बताया। और दूसरी बात ये थी कि अंग्रेज़ जानते थे कि अगर उन्हें हिंदुस्तान में राज करना है तो यहाँ के लोगों की भी मदद चाहिए होगी। एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए क्लर्क्स चाहिए, ट्रांसलेटर्स चाहिए, क्योंकि स्टाफ की तो शॉर्टेज है ना। इतने बड़े देश को चलाने के लिए यहीं के लोगों की मदद चाहिए। बाहर से तो इतना सारा स्टाफ आने से रहा, तो यहीं के लोगों को नौकर बना कर रखो। ये पॉलिसी थी अंग्रेज़ों की। रविंद्रनाथ टैगोर के फादर देवेंद्रनाथ टैगोर गली गली घर घर गए, लोगों से रिक्वेस्ट करी कि अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूलों में मत भेजो। इनका मकसद क्रिश्चियनिटी को फैलाने का है, हमारे कल्चर को ख़त्म करने का है। इस तरह के बहुत सारे लोग थे, जिनमें रविंद्रनाथ टैगोर के फादर देवेंद्रनाथ टैगोर का भी नाम आता है। लेकिन अंग्रेज़ी का जुनून हिंदुस्तानियों पर चढ़ चुका था। हर कोई इंग्लिश को जानना चाहता था, सीखना चाहता था, और जो कोई भी इंग्लिश जानता था वो बहुत पढ़ा लिखा कंसिडर किया जाने लगा, उसको नौकरी मिलने लगी। हज़ारों लाखों अंग्रेज़ी किताबें हिंदुस्तान में बिकने लगीं और उन किताबों की वजह से वेस्टर्न कल्चर फैलने लगा। जब अंग्रेज़ी किताबें पढ़ेंगे तो वेस्टर्न कल्चर के बारे में पता लगता है और वेस्टर्न कल्चर फैलता है। मैकॉले ने इंग्लिश को स्प्रेड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसलेटर आपकी स्क्रीन पर हैं, जैसे चार्ल्स विल्किंस हुआ करते थे, इनको नोट कर लेना। ये पहले यूरोपियन थे जिन्होंने डायरेक्टली संस्कृत टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया था। इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज की ग्रामर को भी प्रिपेयर किया था। इसके अलावा इन्होंने भगवद गीता को भी ट्रांसलेट किया था 1784 में। अच्छा, संस्कृत के ग्रामर को तो चार्ल्स विल्किंस ने प्रिपेयर करा था,
लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि पर्शियन लैंग्वेज की ग्रामर को किसने प्रिपेयर किया था। पर्शियन लैंग्वेज की ग्रामर को प्रिपेयर किया था विलियम जोन्स ने। वीडियो की स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मैंने आपको इनके बारे में बताया था। ये एक ओरिएंटलिस्ट थे और इनका मानना था कि वेस्टर्न लैंग्वेज भी संस्कृत लैंग्वेज से ही बनी है और संस्कृत मदर है सभी लैंग्वेजेस की। इसके अलावा विलियम जोन्स ने कालिदास के भी बहुत से वर्क्स को ट्रांसलेट किया है। अभिजना शकुंतला एक फेमस वर्क है कालिदास का। इस वर्क को भी 1789 में विलियम जोन्स ने ट्रांसलेट किया था। ये इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से कहीं मिलेगी नहीं, इसलिए प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करो ताकि ये इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के पास में पहुँचे। एक लाइक तो कर ही सकते हो आप हमारे लिए। तो एक ट्रांसलेटर हुआ करते थे राल्फ टी.एच. ग्रिफिथ। प्रोफेसर थे इंग्लिश लिटरेचर के संस्कृत कॉलेज बनारस में और इन्होंने पहली बार वाल्मीकि का पूरा रामायण ट्रांसलेट किया था इंग्लिश लैंग्वेज में। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट बनाते चलना, दोबारा से बोल रहा हूँ। दोस्तों 1835 में मैकॉलेज मिनट के बाद लॉर्ड ऑकलैंड्स मिनट आता है 1839 में। लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर जनरल हुआ करते थे उस टाइम के। इन्होंने क्या करा, ओरिएंटल और इंग्लिश कॉलेजेस दोनों को फंडिंग देने को सपोर्ट किया। मैकॉले तो ओरिएंटलिज्म के बिल्कुल ख़िलाफ़ था, लेकिन लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा कि मैं दोनों सिस्टम्स को सपोर्ट करूंगा, वेस्टर्न एजुकेशन को भी सपोर्ट करूंगा और इंडियन एजुकेशन को भी सपोर्ट करूंगा। उसके बाद 1841 में एक और मेजर डॉक्यूमेंट सामने आया, ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टर्स डिस्पैच, और इसमें कहा गया कि यूरोपियन एजुकेशन और इंडियन एजुकेशन को मिक्स कर दिया जाए और साथ में ही पढ़ाया जाए। तो कहने का ये मतलब है कि कुछ और रिकमेंडेशंस थीं जो मैकॉले के अगेंस्ट जा रही थीं, लेकिन सबसे बड़ा इवेंट होना भी बाकी था। वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट था ये। इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वुड्स डिस्पैच इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे चार्ल्स वुड ने प्रेजेंट किया था। यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से समझना। दोस्तों इनकी रिकमेंडेशन ये थी कि हिंदुस्तान के सभी बड़े शहरों में यूनिवर्सिटीज़ को खोला जाए। इसके अलावा हर एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स को तो अपने को प्रमोट करना ही करना है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स भी होने चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में। कम से कम एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो भी पढ़ लिख सकें। वुड्स डिस्पैच में कहा गया कि प्राइमरी एजुकेशन को लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाएगा, जैसे हिंदी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़। हाई स्कूल में एंग्लो वर्नैक्युलर एजुकेशन होगी, मतलब लोकल लैंग्वेजेस को इंग्लिश के साथ में मिक्स किया जाएगा, और कॉलेजेस में इंग्लिश मीडियम रहेगा। एक बहुत अच्छा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने, और जो सिस्टम 1854 में बनाया गया था, आज 2021 में भी हम उसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ये एक शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है कि अभी तक इस सिस्टम को अपडेट नहीं किया गया। सालों से वही सिस्टम चलता हुआ आ रहा है। बहरहाल वुड्स डिस्पैच में वोकेशनल एजुकेशन पर भी जोर दिया गया था और विमेंस एजुकेशन को भी प्रमोट किया गया। चार्ल्स वुड भी मैकॉले की तरह हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ों का नौकर बनाना चाहता था। इनका पर्पस यही था कि जो क्लरिकल वर्क होता है, लोअर जॉब्स होती हैं, वो इंडियंस करें, जो नौकरशाही होती है वो इंडियंस करें। और बहुत ज़बरदस्त इसके ऊपर काम हुआ, इम्प्लीमेंटेशन हुआ, रिस्पांस आया इसका। 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में यूनिवर्सिटीज़ को खोला गया। 1882 में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब को खोला गया और 1887 में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को खोला गया। अब मैं आपको हंटर कमीशन के बारे में बताता हूँ। हंटर कमीशन इसके साथ में जुड़ा हुआ है और हंटर कमीशन आया था 1882 में, और हंटर कमीशन को अपॉइंट किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन वाइसराय थे। हंटर कमीशन लाया गया था वुड्स डिस्पैच को रिव्यू करने के लिए। वुड्स डिस्पैच ठीक से काम कर रहा है, ठीक से इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं, या उसमें क्या क्या कमियां हैं, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ये सब काम था हंटर कमीशन का। बात आ गई समझ में? वुड्स डिस्पैच को रिव्यू करने के लिए हंटर कमीशन को बनाया गया था। क्या क्या कमियां हैं, कैसे उसको सुधारा जाए,
ये सब काम हंटर कमीशन का था। अच्छा, हंटर कमीशन से कहा गया कि आप यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दो, आपको जो रिकमेंडेशंस देनी है वो देनी है प्राइमरी एजुकेशन पर या फिर सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दो। तो अब देखो हंटर कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी। इन्होंने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन के बाद बच्चों के पास दो ऑप्शंस होने चाहिए, लिटरेरी और वोकेशनल। जैसे 10th क्लास के बाद अपने पास ऑप्शंस होते हैं ना, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, उसी तरह से प्राइमरी एजुकेशन के बाद बच्चे के पास दो ऑप्शंस होंगे, लिटरेरी और वोकेशनल। जो बच्चे आगे यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं वो चूज़ करेंगे लिटरेरी एजुकेशन, लेकिन अगर किसी को छोटा मोटा काम करना है, नाई का काम सीखना है, बढ़ई बनना है या प्लम्बर का कुछ काम सीखना है, वो जाएगा वोकेशनल एजुकेशन में। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया। इन्होंने क्या करा, प्राइमरी एजुकेशन तो म्युनिसिपल काउंसिल्स के पास में रहने दी, सरकार के कंट्रोल में रहने दी, लेकिन जो सेकेंडरी एजुकेशन थी ना वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दी, और उन प्राइवेट सेक्टर्स को फंडिंग सरकार देगी। सरकार ने क्या करा, प्राइवेट सेक्टर से कहा कि सेकेंडरी एजुकेशन आपके हाथ में, आप इसको चलाओ, लेकिन एक कंडीशन है हमारी, हम आपको फंडिंग देंगे लेकिन एक कंडीशन है, हमें रिजल्ट्स दिखाई देने चाहिए, अगर प्रोग्रेस होगी तभी आपको पेमेंट मिलेगी। इसके बाद आता है यूनिवर्सिटी कमीशन 1902। यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 के चेयरमैन थे सर थॉमस रिलाय, और सर थॉमस रिलाय को अपॉइंट किया था लॉर्ड कर्जन ने। दोस्तों, इस कमीशन का ऑब्जेक्टिव था कि हम कैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन को सुधार सकते हैं इंडिया में। हंटर कमीशन का काम था कि प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन को सुधारे, और यूनिवर्सिटी कमीशन का ये काम था कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को सुधारे, रिफॉर्म करे। तो इस तरह के जब रिफॉर्म्स हुए तो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डेवलप हुई। इंडियन सिविल सर्विसेज में इंडियंस को हायर किया जाने लगा, और इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए इंग्लिश का पता होना कंपलसरी था। और देखते ही देखते इंग्लिश हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी लैंग्वेज बन गई जिसे हर कोई सीखना चाहता था। 1947 में हमारा देश फाइनली आज़ाद हुआ, और काफ़ी कोशिश की गई कि किसी तरह से हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए इंडिया की, लेकिन साउथ की स्टेट्स ने कहा कि हम तो हिंदी को जानते ही नहीं है, हम क्यों सीखें हिंदी को। और फिर एक नया डिस्प्यूट शुरू हो गया, ऐसे कैसे आप हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बना सकते हो, तमिल भी तो बड़ी लैंग्वेज है, तेलुगु भी है, तो तमिल को क्यों नहीं बनाते, तेलुगु को क्यों नहीं बनाते, हिंदी को क्यों बना रहे हो ऑफिशियल लैंग्वेज। और ये डिस्प्यूट आज तक चल रहा है। ऐसा माना जा रहा था कि हिंदी आने वाले टाइम में इंग्लिश को रिप्लेस कर देगी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आज भी अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप ज़्यादा पढ़े लिखे कंसिडर किए जाओगे, और आपको जॉब्स मिलने में भी आसानी होगी। और आज भी हर कोई इंग्लिश को सीखना चाहता है। दोस्तों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।